आपने आगे की कहानी सुनी होगी कि कैसे चन्दा गुंडों से बचती हुई झील में गिर जाती है, जिसमें बवंडर आ रहा होता है और वह कहीं और पहुंच जाती है, सोने के राज्य में, जहां उसे चंद्रिका उठाकर अपने घर लाती है और राजकुमार स्वर्णिम के सामने ले जाती है। आगे की कहानी और राजकुमार स्वर्णिम को देखा तो देखता ही रह जाता है। उसे आज तक राजकुमार स्वर्णिम का कोई भी लड़की नहीं पसंद आई थी। उसके पीछे हज़ारों राजकुमारियों का रिश्ता आया था, लेकिन वो एक भी राजकुमारी उन्हें पसंद नहीं आई थी। ना ही वो किसी की ओर नज़र उठाकर देखते थे, लेकिन चंदा को देखा तो देखते रह गए और पहली ही नज़र में चंदा उन्हें पसंद आ गई। चंदा से उसने उसकी तकलीफ़ पूछी तो चंदा ने बताया कि वो भारत से आई है। वह एक झील में गिर गई थी, जिसमें बवंडर आ रहा था, और जब वह उठी तो चंद्रिका के घर पे थी। चंदा को उसके घर में ले जाया गया, उसके लिए भोजन ले गए, नए वस्त्र ले गए, नहाने की व्यवस्था की गई, पर चंदा का किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद राजकुमार ने उन्हें अपने पास बुलाया और राजकुमार उसके पास जाकर बोला, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम चंदा है। राजकुमार ने बोला, हमारा नाम राजकुमार स्वर्णिम है। आपको आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ससुरक्षित आपके घर पहुंचा दूंगा। मैं आपको घर का पता लगाऊंगा। आप विस्तार पूर्वक बताइए कि आप कहाँ से आई हैं। रात चंदा ने कहा कि मैं गाड़ी से उतरी थी और मेरे पीछे गुंडे लग गए, जिसके कारण मैं दौड़ती हुई अपनी इज्जत बचाने के लिए झरने में कूद गई। झरने में बवंडर उठ रहा था, उस बवंडर में मैं समा गई और बेहोश हो गई, और जब आँख खोली तो चंद्रिका के घर पे थी। चंद्रिका मुझे आपके पास ले आई। मुझे आपका राज्य बहुत अद्भुत है। मुझे नहीं पता, मैं आज तक आपके राज्य जैसा राज्य नहीं देखा। कौन है आप? और आप कहाँ? मुझे मेरे घर पहुँचाइए प्लीज़, कृपया करके, राजा ने कहा। आप चिंता ना करें, मैं आपके घर के पता लगवाने के लिए सैनिक भेज रहा हूँ। उन्होंने अपने राजगुरु को बुलवाया। राजगुरु आए। राजगुरु के पास दिव्य दृष्टि थी। राजगुरु ने राजकुमार से पूछा कि किन क्षेत्रों की बात कर रही है, कहाँ से आई है? आप गुरु हैं, आप दिव्य दृष्टि से पता लगाइए। वो राजगुरु ने बताया कि पृथ्वी पर अलग अलग अदृश्य प्रदेश भगवान ने बनाए हैं, जिनका अलग अलग द्वार है। लग रहा है ये उसी अदृश्य प्रदेश से आई है। ये बवंडर के द्वारा भारत भूमि से इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश की है। महाराज, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उस रास्ते का पता लगा लूँगा। राजकुमार स्वर्णिम ने उन्हें कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। आप तब तक हमारे महल में मेहमान बनकर रहें। फिर उसके बाद चंदा को राजकुमार अपने घर ले उड़ने वाले रथ पर बैठाकर अपने घर ले आए। महल को देखते ही चंदा दंग रह गई कि इतना सुंदर महल आज तक नहीं देखा। राजकुमार स्वर्णिम यह सुनकर दंग रह गए कि भगवान ने पृथ्वी पर अलग अलग अदृश्य क्षेत्र बना रखे हैं, जहाँ किसी दिव्य द्वार से ही जाया जा सकता है। हम भी पृथ्वी पर रह रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, अदृश्य प्रदेशों में रहते हैं, अलग अलग तरीके से आचार व्यवहार करते हैं। राजकुमार स्वर्णिम के महल में चंदा को रहे काफ़ी समय हो गया। राजकुमार स्वर्णिम उनका मन बहलाने के लिए अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठाकर उन्हें बादलों की सैर कराते थे कई दिनों। लेकिन राजकुमार स्वर्णिम के दिल में चंदा के लिए एक विशेष जगह बन गई। लेकिन राजकुमार स्वर्णिम ने आज तक अपने दिल की बात उन्हें बताई नहीं। चंदा ने राजकुमार स्वर्णिम से कहा कि मुझे कुछ समय, राजकुमार स्वर्णिम ने उन्हें प्रपोज किया। तो राजकुमार स्वर्णिम को चंदा ने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। राजकुमार ने चंद्रिका को अपने घर ले गए। राजकुमार ने कहा, आप चिंता ना करें। राजकुमार को चंदा ने बोला कि कृपया मुझे चंद्रिका के घर ले चलिए। चंद्रिका के घर जाते ही चंदा ने पूछा कि वो झील बताइए जहाँ से आप मुझे लेकर आई थी। तो चंद्रिका वहाँ उसे ले गई। चंद्रिका
चंदा ने जैसे ही उस झील में बवंडर उठता देखा वैसे ही वह उस झील में कूद गई। सोची कि यही मेरे घर जाने का रास्ता है। ये देख के राजकुमार चिल्लाने लगा। जैसे ही राजकुमार उस बवंडर के पानी के बवंडर के पास जाता तब तक वो बवंडर गायब हो चुका था। राजकुमार चिल्लाने लगे, चंदा तुम कहाँ हो, चंदा तुम कहाँ हो। कई दिनों तक राजकुमार पागलों की तरह भटकते रहे कि मेरी चंदा कहाँ है, मेरी चंदा कहाँ है। रोज झील के किनारे आते। एक यहाँ पर चंदा झील के द्वारा अपने घर पहुंच चुकी थी। बोली, अरे ये तो मेरा ही घर है, मेरा ही झील है, यहीं से तो मैं कूदी थी। तुरंत अपने घर गई और अपने चाचा चाची और दादा दादी को सारा वर्णन कह सुनाया। कहा कि चाची ने मेरे पीछे गुंडे लगवाए थे, जिसके कारण मैं झील में कूद गई थी, कैसे कैसे बचते हुए आई। चंदा ने उस स्वर्ण नगरी के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बताया, बस ये बताया कि किसी अनजान शख्स ने उसको बचाया था। चाचा ये सुन के आग बबूला हो गए। चाचा ने तुरंत चाची को जेल भिजवा दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजी को मरवाने की कोशिश करने की। चाची को पुलिस पकड़ के ले गई और यहाँ पर राजकुमार स्वर्णिम पागल से हो गए थे। वो रात दिन सिर्फ चंदा का ख्याल करते थे। एक दिन वह रोज की तरह रोज झील के पास आए। झील में उन्होंने फिर से वो बवंडर उठता देखा। उन्हें सोच ये ज्यों ना सोच के वो कूद गए उसी बवंडर में। सारे सैनिक चिल्लाने लगे, महाराज महाराज कहाँ गए आप, कहाँ गए आप। पर महाराज बवंडर में समा चुके थे। बवंडर में समाने के बाद महाराज उस बवंडर के द्वारा उसी भारतवर्ष में पहुंच गए जहाँ की चंदा थी। वहाँ का क्षेत्र देख के राजकुमार दंग रहे कि वाकई में अदृश्य प्रदेश सही में होते हैं, जो प्राकृतिक हमसे छुपा के रखती है, लेकिन उसके एक द्वार ज़रूर होता है। फिर वो रोड पे आ गए दौड़ते हुए और चंदा चंदा कह के पुकारने लगे। एक ट्रक ड्राइवर जा रहा था। बोले, अरे भाई कौन हो तुम, ये कैसे दिव्य कपड़े पहन रखे, कितने सुंदर हो तुम, किसी पिक्चर के हीरो हो या किसी नाट्य मंच कलाकार के कोई पात्र हो, बताओ, इतने सारे गहने ला दे। बोले, मुझे कृपा करके मेरी चंदा के पास पहुंचा दीजिए। बोली, चंदा, ये चंदा कौन है। बोले, मुझे मेरे चंदा के घर पहुंचा दीजिए, हम स्वर्ण नगरी के राजा हैं। बोले, राजा। बोले, अच्छा ठीक है, आओ बैठा दे, मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूँ। उन्होंने राजकुमार को अपने गाड़ी में बिठाया और शहर तक छोड़ दिया। राजकुमार रास्ते भर देखते जाते विचित्र वाहन, बड़ी बड़ी इमारतें, वो दंग रह गए कि अलग क्षेत्र ही है ये तो। फिर उन्होंने गाड़ी से उतरकर फिर वो ट्रक ड्राइवर बोला, चल भाई, अब तो शहर आ गया है, अब आप उतर जाइए और पूछ लीजिए अपनी चंदा का पता। वो बोले, ठीक है। वो उतर गए गाड़ी से और अपने गले से हार निकाल कर ड्राइवर की ओर देने लगे। बोले, धन्यवाद, आपने जो मुझे शहर तक पहुंचाया, आप ये हार ले लीजिए। ट्रक ड्राइवर बोला, अरे ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए आपका हार, आप सकुशल अपनी चंदा के पास पहुँच जाए, इतना ही अच्छा है। फिर ट्रक ड्राइवर वहाँ से चला गया मुस्कुराते हुए। ये सोचा, अरे यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, इसने ये हार भी नहीं लिया। फिर वो पैदल ही पैदल इधर उधर चंदा का पता पूछते हुए निकल पड़ा, पर चंदा का आता पता नहीं चला। फिर उन्होंने मंदिर की घंटी बजती सुनी तो देखा कि बगल में मंदिर है। वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मुझे मेरी चंदा से मिला दीजिए प्रभु। उसके बाद टन से घंटे की आवाज़ आई तो उसने बगल देखा तो अरे ये तो चंदा है, घंटी बजाकर भगवान की पूजा कर रही है। वो तुरंत चंदा के पास आया और भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान धन्यवाद, आपने मुझे मेरी चंदा से मिलवा दिया। और चंदा ने जैसे ही भगवान का हाथ जोड़कर आंखें खोली तो सामने अपने राजकुमार स्वर्णिम को देख के दंग रह गई। बोली, अरे राजकुमार स्वर्णिम जी, आप यहाँ कैसे आए। बोले, मुझे तो आना ही था, आपसे जो हम प्रेम करते हैं। चंदा बोली, अच्छा। ये कह के राजकुमार स्वर्णिम ने चंदा को गले से लगा लिया। बोले, चंदा, हम आपसे बेहद प्रेम करते, हम आपसे विवाह करना चाहते। आप कहाँ चली गई थी, हमारी हालत कितनी बुरी हो गई थी, आज के बाद मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। चंदा भी राजकुमार स्वर्णिम को देख के बहुत खुश हुई थी। चंदा को भी राजकुमार स्वर्णिम की बहुत याद आ रही थी, वो भी बेचैन थी उससे मिलने के लिए। वो भी राजकुमार को गले लगा लिया। बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिना बोले मैं वहाँ से चली गई,
मगर मैं बहुत परेशान थी। राजकुमार स्वर्णिम ने बोला, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप अपने परिवार की चिंता कर रही थी, लेकिन मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आपसे विवाह करके ही आपको यहाँ से ले जाऊँगा। चंदा बोली, हाँ मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूँ महाराज। इस बोलकर दोनों एक दूसरे को फिर से गले लगा लिया और दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों भगवान को धन्यवाद और प्रणाम करके वहाँ से चंदा के घर निकल गए। चंदा ने अपने परिवार वालों से स्वर्णिम को मिलवाया और बोला, यही है वो जिनके मैं घर में थी। तो परिवार वाले बोले, ठीक है। परिवार वालों को चंदा ने राजकुमार स्वर्णिम ने उनके परिवार से चंदा का हाथ मांगा। तो बोले, अरे वाह, इतना सुंदर लड़का है, क्यों नहीं मैं इनसे विवाह कराऊंगा। दोनों का विवाह संपन्न कर दिया गया और राजकुमार स्वर्णिम चंदा को लेकर अपने घर महल आ गए, अपने स्वर्ण नगरी आ गए। वो रोज ही हमेशा अदृश्य द्वार से कभी भारत में आते थे तो कभी स्वर्ण नगरी में चले जाते थे, लेकिन ये राज्य सिर्फ उन दोनों के बीच में था। उन्होंने किसी को भी ये राज्य नहीं बताया, क्योंकि इसका गलत लाभ उठाने वाले बुरे लोग भी थे। इसलिए वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे।